तो जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते होंगे बहुत अच्छे होंगे और जबरदस्त ढंग से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो आप लोगों के नया सेशन स्टार्ट हो गया है। इस बैच का नाम है नवचेतना बैच। उसमें हम लोगों का इंट्रोडक्शन वीडियो आया था। नहीं देखे होंगे तो इंट्रोडक्शन वीडियो को जाके देख लीजिएगा। उसमें रूटीन भी बताया गया था, किस रूटीन से क्या पढ़ाई होगा, क्या पढ़ाई नहीं होगा, सब रूटीन बताया गया था। उसी के हिसाब से हम लोग आए हैं आज बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम बायोलॉजी में लगभग हम पहले साइंस के, देखिए पहले साइंस के बारे में कुछ बेसिक बात जानते हैं। चलिए, हम लोग बायोलॉजी को फर्स्ट चैप्टर पढ़ने से पहले जानेंगे ना कि साइंस क्या है। साइंस के बारे में जानेंगे, साइंस को कितने भाग में बांटा गया है, किसका किसका कौन साइंस में क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या सिलेबस है, वो वगैरह जानते हैं। तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि विज्ञान किसे कहते हैं। देखिए, विज्ञान किसे कहते हैं? तो सावधानी पूर्वक एवं क्रमबद्ध तरीका से प्राप्त किए गए ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। सावधानी पूर्वक एवं क्रमबद्ध तरीका से प्राप्त किए गए ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान को यहाँ 3 भाग में बांटा गया है। कितने भाग में? 3 भाग में। विज्ञान पहला में है भौतिक विज्ञान, दूसरा में रसायन शास्त्र, तीसरा में है जीव विज्ञान। तीनों के बारे में पढ़ेंगे, तीनों के बारे में डिटेल से। देखिए, विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे आज की। जीव विज्ञान क्या है उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो जीव विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम एवं इसको पोषण बोलते हैं। जैव प्रक्रम एवं पोषण, डेट के बारे में नहीं है। देखिए, जैव प्रक्रम एवं पोषण चैप्टर है। तब कहेगा कि पहले जीव विज्ञान के बारे में भी बताए थे। क्या है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतु एवं पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे जीव विज्ञान कहते हैं। यही बताए हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतु एवं पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे जीव विज्ञान कहते हैं। उसका अगर जनक पूछ देगा, जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को। किसे कहा जाता है? अरस्तु को। जीव विज्ञान का जनक पूछेगा तो किसे कहा जाता है? अरस्तु को। आगे देखते हैं चैप्टर की। पहले जैव प्रक्रम, चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम। कहेगा जैव प्रक्रम कहते किसको है? तो जैव प्रक्रम जिनके द्वारा जीव का अनुरक्षण होता है, मतलब जीव का रक्षा होता है। और जीव का रक्षा कैसे होगा सर? मान लीजिए कोई आदमी भोजन कर लेगा तो सिर्फ उसका शरीर का रक्षा होगा? नहीं। भोजन करने के पश्चात उसको श्वसन भी चाहिए। श्वसन के पश्चात क्या चाहिए? उसको हानिकारक पदार्थ को निकालना भी चाहिए, परिवहन भी चाहिए, सब क्रिया उसको चाहिए। धड़कन भी चाहिए। धड़कन रहेगा तब ना आदमी कोई जिंदा रहेगा। तो जीव जैव प्रक्रम क्या कहता है? जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसे क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम। देखिए परिभाषा क्या बोल रहा है कि वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है वह जैव प्रक्रम कहलाता है। जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होगा वो क्या कहलाएगा? जैव प्रक्रम कहलाएगा। देखिए अगला, पोषण क्या है? पोषण मतलब भोजन। अब भोजन क्या है उसके बारे में क्या करेंगे। तो पोषण क्या होता है? देखिए कि वह विधि जिसके द्वारा जीव जो है ना पोषक तत्व को ग्रहण करेगा और उसका उपयोग करेगा। अब मान लीजिए कि कोई आदमी भोजन कर रहा है, भोजन करने के बाद उसमें से पोषक तत्व को ग्रहण करेगा ना, पोषक तत्व को ग्रहण करेगा तो ना शरीर में ऊर्जा मिलेगा। खाली भोजन कर रहा है तो उसमें पोषक तत्व नहीं मिलेगा तो उसको शरीर में एनर्जी रहेगा। एनर्जी रहेगा तभी कोई काम होता है। अभी एनर्जी है तभी आप लोगों के सामने पढ़ा रहे हैं। एनर्जी नहीं रहता तो फिर नहीं पढ़ा पाते। आया समझ में? तो बोला कि वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं वह पोषण कहलाता है। पोषक तत्व को ग्रहण कर लेगा। अब भोजन किए ना तो भोजन के शरीर में अंदर गया, फिर पाचन हुआ, पच उच के उसमें से पोषक तत्वों को ग्रहण कर लिए। और ग्रहण करने के बाद शरीर में क्या मिला? ऊर्जा मिला। क्या मिला? ऊर्जा। वही ऊर्जा के सारे आदमी दैनिक जीवन में जितना काम होता है वो काम करता है। पर हम लोग को पढ़ाना काम है पढ़ाते हैं, पढ़ना काम है पढ़ता है आदमी पढ़ने वाला। जो जो लेबरई होता है, लेबर वगैरह करता है, वो अपने काम में लेबर करता है। तब कब करता है? जब उसके शरीर में पोषक तत्व रहेगा, एनर्जी रहेगा तब करेगा। अगर उसके शरीर में एनर्जी नहीं रहेगा तो वो कोई काम नहीं कर पाएगा। तो यही होता है पोषण की परिभाषा। अब ये सजीव, सजीव और निर्जीव के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि सजीव क्या है, निर्जीव क्या है।
जो श्वसन क्रिया कर सकता है, सबसे बड़ा परिभाषा इसको याद रखिएगा ना, कि जो श्वसन क्रिया कर सकता है उसे सजीव कहते हैं। अधिकतर मास्टर बताता है ना कि जो चल फिर सकता है, दौड़ सकता है। अच्छा बताइए, क्या पेड़ पौधा नहीं चल दौड़ सकता है, तो क्या वो सजीव नहीं है? बिल्कुल सजीव है। पेड़ पौधा चल दौड़ नहीं सकते लेकिन श्वसन की क्रिया करते हैं, इसीलिए वो सजीव भी है। हरे पेड़ पौधे क्या होते हैं, तो सजीव होते हैं। अगर पूछेगा हरे पौधे क्या होते हैं, तो हरे पौधे सजीव होते हैं। क्या होते हैं सर? सजीव होते हैं, ध्यान रखिएगा। अगर हरे पौधे क्या होते हैं, सजीव। तो जो श्वसन क्रिया में भाग ले सकता है, ऐसे भी चल फिर सकता है, भोजन कर सकता है, तो भोजन भी पेड़ पौधा करता है। भोजन करता है कि नहीं? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा वो भोजन भी करता है। तो कह रहा है कि सजीव क्या है, तो जो श्वसन क्रिया कर सकता है वह सजीव कहलाता है। बिल्कुल सही बात है, जो श्वसन क्रिया कर सकता है वो सजीव कहलाता है। जैसे में क्या हो जाएगा, मनुष्य हो जाएगा, मनुष्य श्वसन क्रिया करता है। हरे पौधे हो जाएगा, हरे पौधे, बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाएगा जो श्वसन क्रिया कर सकता है। स्थान परिवर्तन कर सकता है, गति कर सकता है, सब सजीव का परिभाषा है। लेकिन सबसे अच्छा और सटीक परिभाषा अगर कोई पूछेगा कि जो श्वसन क्रिया में भाग ले सकता है या श्वसन क्रिया कर सकता है, वही सजीव कहलाता है। अब ये निर्जीव इसका उल्टा हो जाएगा कि जो श्वसन क्रिया में भाग नहीं ले सकता है। मान लीजिए ये मार्कर है, आप लोग सामने मार्कर दिखाई दे रहा होगा। क्या ये मार्कर चल फिर सकता है? हम चलाए तो ना चल रहा है, अगर इसको यहीं रख देंगे तो यहीं पर यहीं चिपकल रहेगा, हिले डोलेगा अपने से नहीं ना, नहीं हिले डोल पाएगा। क्या ये भोजन करता है? नहीं करता है। क्या ये स्थान परिवर्तन भी नहीं करता है? क्या ये जब पानी पीता है तो नहीं पीता है? मतलब कि निर्जीव क्या होता है, जो श्वसन क्रिया, क्या है सांस लेता है, इसको सांस की जरूरी है तो नहीं है। तो क्या बोला कि निर्जीव क्या है, जो श्वसन क्रिया में भाग नहीं ले सकता है वह निर्जीव कहलाता है। जो श्वसन क्रिया नहीं कर सकता है निर्जीव का, जो स्थान परिवर्तन नहीं कर सकता है। अब मान लीजिए कि मकान बना हुआ है, क्या मकान को एक जगह स्थिर है ना, क्या ये यहाँ से उठा के बिहान हुआ रख देंगे? नहीं ना, ये चल सकता है, ये अपने से दौड़ के हुआ जा सकता है तो नहीं जा सकता है। तो निर्जीव वही जो स्थान परिवर्तन नहीं कर सकता है, श्वसन क्रिया में भाग नहीं ले सकता है, और क्या करता है, भोजन भी नहीं कर पाता है, वही निर्जीव कहलाता है। तो निर्जीव अगर पूछेगा तो जो श्वसन क्रिया में भाग नहीं ले सकता है। जैसे निर्जीव के ईंटा, ईंटा को जहां रखिएगा वहीं रखे रहेगा। पत्थर जहां रखिएगा वहीं रखे। दीवार, दीवार बना हुआ है, एग्जाम्पल दिए थे, और कहते हैं इत्यादि बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है जो निर्जीव का उदाहरण है। आगे देखते हैं, अगर कोई पूछ देगा, देखिए एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है ना कि सजीव का लक्षण क्या है। अभी तो 4-5 को बता दिए कि सजीव का क्या लक्षण है। श्वास ले सकता है, स्थान परिवर्तन कर सकता है। देखिए सजीव का लक्षण क्या है, अभी हम सजीव है ना, तो ना स्थान इधर से उधर परिवर्तन कर देते हैं, करते कि नहीं करते हैं बच्चों? तो करते हैं। तो देखिएगा बुआ, अगर सजीव का लक्षण पूछेगा, बहुत बार पूछा एग्जाम में, कम से कम 2-3 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि सजीव के 5 गो लक्षण लिखे, सजीव के 2 गो लक्षण लिखे, सजीव के 3 गो लक्षण लिखे। तो लक्षण इसको आना चाहिए, क्या स्थान परिवर्तन करता है, श्वसन क्रिया में भाग ले सकता है, कि नहीं ले सकता है, भोजन कर सकता है, गति कर सकता है, जनन क्रिया में भाग ले सकता है, अपने जो संतान को उत्पत्ति करता है ना, तो जनन क्रिया में भाग ले सकता है, उत्सर्जन, उत्सर्जित पदार्थ को बाहर भी निकाल सकता है, यही सजीव का लक्षण है। आइए देख लेते हैं सजीव का लक्षण क्या है। सजीव के लक्षण, सजीव के लक्षण जान लेते हैं। क्या है पहला नंबर में, श्वसन क्रिया कर सकता है। बताए हैं कि सजीव का लक्षण क्या है, कि वो श्वसन क्रिया कर सकते हैं। आगे आइए, स्थान परिवर्तन कर सकता है। सजीव तो स्थान परिवर्तन करेगा। अब कहेगा कि सर जी पेड़ पौधे स्थान परिवर्तन नहीं करते हैं, तो पेड़ पौधे स्थान परिवर्तन नहीं करते हैं तो क्या सब सजीव स्थान परिवर्तन करेगा? देखिए, अब पेड़ पौधा श्वसन क्रिया में भाग लेता है कि नहीं लेता है? लेता है, श्वसन क्रिया में भाग लेता है, भोजन भी करता है, भोजन करता है ना, तो सजीव का दो कोई लक्षण है ना, तो सजीव का सब कोई ना कोई लक्षण है, तो वो सजीव का लक्षण है, तो वो सजीव हो जाएगा। तो स्थान परिवर्तन कर सकता है। आगे आइए, भोजन ग्रहण कर सकता है। बिल्कुल सही, सजीव भोजन ग्रहण करता है। पेड़ पौधा भोजन ग्रहण करता है कि नहीं करता है सर? करता है, ध्यान रखिएगा। उत्सर्जन क्रिया कर सकता है, उत्सर्जन क्रिया करता है। देखिए हम लोग भोजन करने के पश्चात अब कहेगा कि उत्सर्जन किससे कहते हैं, उत्सर्जन क्रिया तो सर जी बता रहे हैं, उत्सर्जन कहते किसको है? पूछने का सवाल नहीं है, कहिएगा कि उत्सर्जन क्रिया कर सकता है। सर जी हमको उत्सर्जन में समझ नहीं आता है। देखिए उत्सर्जन समझाते हैं एकदम आसान तरीका से। देखिए जब हम भोजन करते हैं उसमें से पोषक तत्व को ग्रहण कर लिए, पोषक तत्व को जो हमारे शरीर में जरूरी था ऊर्जा वो ले लिए, ऊर्जा ले लिए सर, तो उसके बाद क्या हो जाएगा बउआ, तो ऊर्जा लेने के बाद हानिकारक पदार्थ कुछ बचेगा ना, तो हानिकारक पदार्थ को अपने शरीर से बाहर निकालना ही उत्सर्जन कहलाता है। हमारे शरीर में हानिकारक पदार्थ बचेगा
उसको बाहर निकालना उत्सर्जन कराता है। अधिकतर आदमी रोज सुबह सुबह बाथरूम जाता है कि नहीं जाता है? जाता है। तो कहा जाता है खाना पच गया, खाना पचला के बाद वो हानिकारक पदार्थ है, उसको डेली बाहर निकालना जरूरी होता है। इसीलिए उत्सर्जन कहते हैं उसको, कि जो हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालेगा उससे उत्सर्जन कहते हैं। तो उत्सर्जन क्या, उत्सर्जन क्रिया में उत्सर्जन क्रिया कर सकता है। कहेगा पेड़ पौधा उत्सर्जन क्रिया नहीं करते हैं सर, बिल्कुल करता है। देखते हैं पेड़ पौधे में रेजिन, देखते हैं रेजिन, इसको गोंद बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, लस्सा के शायद उसको पेड़ बोलते हैं या कुछ को होगा। उसमें देखिएगा कि जीहल के पेड़ की तरह उसमें ना चिपकल रहता है, हमारे बहुत सराठी नियर चिपकने वाला टाइप होता है, लस्सा टाइप होता है, वो होता है ना, वो पेड़ पौधा में होता है। तो पेड़ पौधा में उत्सर्जी पदार्थ है सर, क्या है, उत्सर्जी पदार्थ। यह ध्यान रखिएगा कि पेड़ पौधा में पेड़ पौधे में उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। सिर्फ मनुष्य नहीं गिर जाता है कि बाथरूम कर रहा है। अब देखिए सब मनुष्य के उत्सर्जी अंग ना, हर उत्सर्जी अंग अलग अलग होता है। जैसे में नेटा या खखार भीगने के लिए मुंह या नाक है, या बाथरूम वगैरह निकालने के लिए अलग अंग है, पेशाब निकालने के लिए अलग अंग है। सब उत्सर्जन अंग के लिए मनुष्य में हर उत्सर्जन अंग के लिए अलग अलग अंग होता है। तो यही बोलता है उत्सर्जन, उत्सर्जन क्रिया कर सकता है, हानिकारक पदार्थ को निकाल सकता है। तो यह सजीव के लक्षण है। आइए, जनन क्रिया में भाग ले सकता है। सजीव तो जनन क्रिया में भाग लेगा, जनन क्रिया में भाग लेगा तब ना अपने जैसे संतानों को उत्पत्ति करेगा। सजीव ही नहीं कर सकता है, कोई निर्जीव जनन क्रिया में भाग ले सकता है? तो नहीं ले सकता है। अगला ये परिवहन में भाग ले सकता है। अब परिवहन किसे कहते हैं, पूछ दीजिएगा कि परिवहन किसे कहते हैं। सबके चीज उधर लिखाया गया कि परिवहन क्या, उत्सर्जन क्या, सब लिखाया गया। ये परिवहन है ना कि भोजन करे, तो भोजन के जो जिस रास्ता के द्वारा जाता है ना, वही रास्ता उसका परिवहन कहलाता है। परिवहन, भोजन हम करते हैं, वो जिस रास्ता के द्वारा हमारे शरीर में अंदर जाता है उस रास्ता को ही परिवहन कहते हैं, परिवहन तंत्र। ठीक है, सबके बारे में बता दिए। तो सजीव का इतना क्या गो लक्षण है, 6 गो में से 3-4 गो याद करा लीजिएगा। हो सकता है वीडियो को देखिएगा बढ़िया से तो 4-5 गो ही याद हो गया होगा, कि नहीं? क्या है, श्वसन क्रिया कर सकता है सजीव, श्वसन क्रिया आराम से कर सकता है सर, कर सकता है कि नहीं? स्थान परिवर्तन कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। भोजन ग्रहण कर सकता है, उत्सर्जन क्रिया कर सकता है, यही इसका लक्षण है। इसको VVI कर लीजिएगा, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है बिहार बोर्ड में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, अगला देखते हैं अगला क्या बोल रहा है। हाँ देखिए आगे ना, श्वसन परिवहन उत्सर्जन, सब क्या है बता दीजिए कि श्वसन कर सकता है, परिवहन कर सकता है, समझ लीजिए ना। श्वसन जो सांस ले सकता है, सांस लेने की प्रक्रिया का श्वसन कहते हैं। परिभाषा बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं कर सकता है। देखिए श्वसन का सबसे सटीक प्रभाव कि वे सारे क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों के शरीर में ऊर्जा की प्राप्ति होती है श्वसन कहलाता है। वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों के शरीर में ऊर्जा का प्राप्ति होता है। किसके प्राप्ति होता है सर? ऊर्जा के। अब मान लीजिए कि हम भोजन खा लिए, हम खा कैसे हो ले, अब भोजन पचवे नहीं किया तो मन कथी खा लिए पच नहीं रहा है, मन में चुलबुल रहेगा कि नहीं रहेगा? तो भोजन करने के बाद ना श्वसन क्रिया चाहिए उसको पचाने के लिए, और जब श्वसन क्रिया मिलेगा, अब भोजन नहीं में से पच गया और उत्सर्जी पदार्थ बाहर निकल गया, दिमाग फ्रेश, अब लगेगा कि एनर्जी शरीर में है बचा हुआ, कुछ कर सकते हैं कि नहीं? तो श्वसन क्या होता है कि वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों के शरीर में ऊर्जा की प्राप्ति होती है, क्या कहलाता है सर? तो श्वसन कहलाता है। तो श्वसन कहलाता है क्या, समझ में आया? श्वसन कि वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा शरीरों में जीवों के शरीर में ऊर्जा की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है? ऊर्जा की। ऊर्जा की प्राप्ति कब हो गया? भोजन खा लिए, अब बढ़िया से पाचन हो गया श्वसन क्रिया के दौरान, तब कहेंगे कि यार तोड़ देंगे सब कुछ, लगता है कि नहीं? तो श्वसन क्रिया वही होता है कि वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों के शरीर में ऊर्जा की प्राप्ति होती है। अब परिवहन अभी बताए हैं कि खाद्य पदार्थों एवं गैस शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक स्थानांतरित करना परिवहन तंत्र कहलाता है। ये बताए हैं कि खाद्य पदार्थों या गैस को हम भोजन कर रहे हैं, अब मुंह में भोजन रखले है, ऐसे जा रहा है भोजन नहीं ना, तो मुंह में रखने के बाद अंदर जाना चाहिए, कंठ, यहाँ पर कंठ के द्वारा एपिग्लोटिस के कारण अमाशय छोटे बड़े होते हुए पेट उठ सब में जाना चाहिए। तो वो जो रस्तावा के द्वारा जाता है ना, तो वह रस्तावा को जो स्थानांतरित करता है, स्थान परिवर्तन करता है सर, उसी को कहते हैं परिवहन तंत्र। किसे कहते हैं बउआ? तो परिवहन तंत्र। तो परिवहन तंत्र समझ में आया कि खाद्य पदार्थ एवं गैस के शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक स्थानांतरित करना परिवहन तंत्र कहलाता है। खाद्य पदार्थ गैस को, खाने वाले पदार्थ को, मतलब भोजन किए, कुछ खाए या थोड़ा सा शरीर के अंदर जा रहा है, पूरा शरीर के अंदर जा रहा है, छोटिया से होते हुए बड़ी, जिस रास्ता के द्वारा स्थानांतरित करता है
उसी को बोलते हैं परिवहन तंत्र। कोई दिक्कत परिवहन तंत्र में? अगर थोड़ा सा दिक्कत होगा तो कमेंट करिएगा कि सर जी थोड़ा सही से करिए, अच्छा सा तरीका से पढ़ा सकते हैं। अब आइए उत्सर्जन। उत्सर्जन के बारे में जानते हैं, बताएं कि हमारे शरीर में भोजन उजन पच गया, अब पचला के बाद हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालेंगे। भोजन पचे हुए पदार्थ को बाहर जब निकालेंगे, हानिकारक पदार्थ को, उसी को उत्सर्जन कहते हैं। तो देखते हैं इसका परिभाषा। शरीर में हानिकारक एवं विषैले पदार्थों को शरीर के जिस अंग से बाहर निकालते हैं उसे उत्सर्जन कहते हैं। जिस अंग से बाहर निकालते हैं उसे उत्सर्जन कहते हैं। अभी आप लोग थोड़ा देर पहले बताए हैं कि हमारे शरीर में जो उत्सर्जन पदार्थ होता है, हर उत्सर्जन पदार्थ के लिए हर अलग अलग अंग होता है। जैसे बाथरूम करने के लिए अलग होता है, मूत्र साबित करने के लिए अलग अंग होता है, नेटा खखार फेंकने के लिए अलग अंग होता है, पसीना पूरा शरीर से निकलता है कि नहीं? तो हर उत्सर्जी पदार्थ के लिए अलग अलग हमारे शरीर में अंग मौजूद होता है। तो ये होता है हमारे शरीर में हानिकारक पदार्थ एवं विषैले पदार्थ के जिस अंग के द्वारा बाहर निकालते हैं उसे उत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्सर्जन। चलिए अब देखते हैं कि पोषण तो पढ़ लिए कि पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते पोषण कहलाता है। अब पोषण के प्रकारों को जानेंगे कि पोषण के कितने प्रकार होते हैं। पोषण पढ़े ना अभी कि शरीर में पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं। पोषक तत्व भोजन कर लिए, अब पोषक तत्व ग्रहण कर उनका उपयोग शरीर में कर रहे हैं, तब उसको कहते हैं पोषण। अब पोषण के प्रकार पूछेगा तो पोषण के दो प्रकार, कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार। पोषण के दो प्रकार, एक होता है स्वपोषण, दूसरा होता है पर पोषण। स्वपोषण के कितने प्रकार? दो प्रकार, एक होता है स्वपोषण, दूसरा होता है पर पोषण। अब स्वपोषण और पर पोषण के बारे में जानेंगे कि स्वपोषण क्या होता है, पर पोषण क्या होता है। तो स्वपोषण, तो पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है, अपना भोजन का निर्माण खुद से करेगा, उसे स्वपोषण कहते हैं। अपना भोजन का निर्माण कौन करेगा? तो हरे पेड़ पौधा। मनुष्य भी अपना भोजन का निर्माण स्वयं नहीं करता है, ये न कि उन्हें से चावल खरीद के लिए आया, दाल खरीद के दुकान से ले आया, अब बना रहा तो सर आप तो झूठ बोलते हैं, हम अपने से चावल दाल बना के लॉज में रहते हैं, अपने से चावल दाल बनाते हैं, अपने से खाते हैं, तो हम स्वपोषी नहीं हो गए? नहीं बउआ, अब बउआ तू जो चावलवा खरीद के ला रहा है, दलवा आटा ये सब खरीद के ला रहा है, ये कहाँ से ला रहा है? तो पेड़ पौधे से सर, एकदम पेड़ पौधे में उपजता है। तो पेड़ पौधे में उपज रहा है सर, तो कथी हो गया? आप दूसरे पर निर्भर है कि नहीं है? अगर हम चावल दाल नहीं उपजेगा तो कथी खाइएगा? पिज्जा। तो पिज्जा बर्गर भी तो वही सबसे बनता है ना सर, कैसे खाइएगा कुछ? यह ध्यान रखिएगा कि मनुष्य जो है कथी है? तो परपोषी है। मनुष्य क्या है सर? तो परपोषी है। मनुष्य क्या है? परपोषी है, परपोषण है, ठीक है ना। अपना भोजन का निर्माण मनुष्य स्वयं नहीं कर सकता है। अब स्वपोषण क्या होता है? जो अपना भोजन का निर्माण खुद से करेगा उसे स्वपोषण कहते हैं। इसमें कोई दिक्कत स्वपोषण और प्रपोषण में कि अपना भोजन का निर्माण क्या करेगा? तो खुद से करेगा, उसे स्वपोषण कहते हैं। देखते हैं इसका परिभाषा। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित अर्थात दूसरे पर निर्भर नहीं रहता है, स्वयं संश्लेषित करता है अर्थात दूसरा पर निर्भर नहीं रहता है, अपना भोजन का निर्माण खुद से करेगा, कोई दूसरा पर निर्भर नहीं रहता है, उसे ही स्वपोषण कहते हैं। जैसे हरे पौधे, देखिए पत्ती तो हरा नहीं पड़ा, लेकिन देखिए बढ़िया थोड़ा सा देख लीजिएगा। अब प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ना पौधा में भोजन का निर्माण होता है। अगर कहेगा कि पौधा में भोजन का निर्माण किससे होता है? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। अब पौधा में भोजन का निर्माण होता है कहाँ? तो पत्ती में होता है। कहाँ होता है सर? पत्ती में। ध्यान रखिएगा कि भोजन का निर्माण कहाँ होता है? तो पत्ती में। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण पत्ती में होता है। तो स्वपोषण किसे कहते हैं? तो पोषण की वह विधि जिसमें जो जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहता। जैसे में हरे पौधे, सूर्य का प्रकाश से सूर्य का प्रकाश ले लेगा, नीचे से जल ले लेगा। अब कहेगा कि सर जो तन्नी को पौधा होता है वो तो अपना भोजन का निर्माण स्वयं नहीं करेगा। तो बउआ अब अभी तन्नी को है, छोटा पौधा ना है, अब छोटा पौधा को थोड़ा सा दीजिएगा, अब अपना निर्माण कब करने लगता है? जब उसका जड़ जो है ना मूल रोम के जल तक जल के पकड़े लगेगा, जैसे समझ लीजिए कि अपना से निर्माण वो खुद से करे लगेगा, ठीक है ना। तो अपना भोजन का निर्माण कब जब खुद करेगा? जब उसका जो जड़ है वो मूल रोम के नीचे तक चल जाएगा, पूरा जड़ तक चल जाएगा, तब अपना भोजन का निर्माण वो स्वयं करने लगेगा। तो वही स्वपोषण होता है हरे पौधे। स्वपोषण का सबसे बड़ा उदाहरण क्या है? अगर देखिए कभी कभी ऑप्शन में फंसा लेता है कि निम्नलिखित में कौन स्वपोषी है, यह ध्यान रखिएगा, निम्नलिखित में कौन स्वपोषी होता है। तो स्वपोषी देखिए, अगर ऑप्शन में हरे पौधे हैं,
हरे पौधे है, तो सबसे पहले हरे पौधे को मारेंगे। अब देखिए पौधा में सब प्रकार के पौधा होता है। अब मान लीजिए ये पौधा है, ये पौधा मान लीजिए, तो ये पौधा सूखा हुआ पौधा कोई है, तो क्या सूखा हुआ पौधा अपना भोजन का निर्माण स्वयं करेगा? नहीं करेगा, तो स्वपोषी हुआ? नहीं ना हुआ। सूखा हुआ पौधा अपना भोजन का निर्माण स्वयं करेगा? तो नहीं करेगा सर। तो नहीं करेगा तो क्या वो स्वपोषी होगा? तो बिल्कुल नहीं, वो भी स्वपोषी नहीं। लेकिन जितना हरा पौधा हरा भरा दिखाई दे रहा है, देखने में हरा हरा पत्ती दिखाई दे रहा है, वही अपना भोजन का निर्माण स्वयं करेगा। अब आइए क्या बोले कि हरे पौधे में एक प्रकार का रचना हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। हरे पौधे में जो ना एक प्रकार का रचना होता है जिससे हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। कहेगा कि पत्ती का रंग हरा किसके कारण दिख देता है? इसको क्लोरोफिल के द्वारा पत्ती का रंग हरा दिखाई देता है। पत्ती का रंग बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि पत्ती का रंग हरा किसके कारण दिखाई देता है? तो क्लोरोफिल के कारण। किसके कारण सर? क्लोरोफिल के कारण। इसको याद कर लीजिएगा बउआ कि कहेगा पत्ती का रंग हरा किसके कारण दिखाई देता है? तो क्लोरोफिल के कारण। ठीक है ना, इसको बढ़िया तरीका से एक बार देख लीजिएगा। अब स्वपोषण पढ़ लिए, प्रपोषण पढ़ेंगे। तो प्रपोषण क्या है कि पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन का निर्माण स्वयं नहीं कर सकता है, उसे प्रपोषण कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा कि पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन का निर्माण स्वयं नहीं कर सकता है, उसे प्रपोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रपोषण। अब आगे देखते हैं प्रपोषण के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। प्रपोषण, तो प्रपोषण क्या है? प्रपोषण है, प्रपोषण नहीं पोषण हो जाएगा। पोषण की वह विधि जिसके द्वारा जीव अपना भोजन का निर्माण किसी न किसी रूप में अन्य जीवों से प्राप्त करता है, प्रपोषण कहलाता है। तो क्या हुआ कि पोषण की वह विधि जिसमें जीव जो है ना किसी न किसी रूप में कोई अन्य जीव से अपना भोजन का निर्माण करता है, उसे क्या कहते हैं? तो प्रपोषण कहते हैं। किसी न किसी रूप में अन्य जीव से प्राप्त भोजन करेगा तो प्रपोषण वो कहलाता है। ठीक है, याद रखेगा कि पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन का निर्माण किसी न किसी रूप में, चाहे कोई रूप में आ जाए, वो अपना भोजन का निर्माण कोई दूसरा के शरीर से निर्भर दूसरा से निर्भर वो रहेगा। अपना भोजन का निर्माण वो स्वयं नहीं कर सकता है, किसी न किसी रूप में दूसरे पर निर्भर रहता है, उसे ही कहते हैं परपोषण। क्या कहते हैं? परपोषण। अगर इसका उदाहरण पूछेगा, उदाहरण तो इसमें नहीं दिया, हम दे देते हैं। उदाहरण में हो जाएगा मनुष्य, मनुष्य हो जाएगा, और छोटा मोटा कीड़ा हो जाएगा, जैसे में गाय भी हो जाएगा, भैंस हो जाएगा, ऐसे बहुत सारे उदाहरण इसका हो जाएगा। तो पोषण की वह विधि याद रखिएगा दिमाग में। देखिए स्वपोषण और प्रपोषण में से एगो परिभाषा टकरा ही जाता है, कहेगा स्वपोषण क्या है प्रपोषण क्या है, ध्यान रखिएगा। तो पोषण की वह विधि जिसमें अपना जीव अपना भोजन का निर्माण स्वयं करेगा, स्वपोषण। अपना भोजन का निर्माण किसी न किसी रूप में अन्य जीव पर निर्भर होकर करेगा, उसे कहते हैं परपोषण। क्या कहते हैं सर? परपोषण। ध्यान रखिएगा। जैसे कौन हो जाएगा? तो मनुष्य हो जाएगा, गाय हो जाएगा, भैंस हो जाएगा, कीट मकोड़ा बहुत हो जाएगा, बिल्ली कुत्ता बहुत हो जाएगा। अब देखते हैं प्रपोषण के प्रकार। प्रपोषण के 3 गो प्रकार होता है। कितना होता है सर? 3 प्रकार। प्रपोषण के 3 गो प्रकार होता है। पहला होता है मृतजीवी, दूसरा होता है परजीवी, तीसरा होता है प्राणी संपोषी। पहला होता है मृतजीवी, दूसरा होता है परजीवी, तीसरा होता है प्राणी संपोषी। अब हम जानते हैं कि मृतजीवी पोषण क्या है, मृतजीवी पोषण क्या है, परजीवी क्या है, प्राणी संपोषी क्या है, सबके बारे में जानेंगे, देखते हैं। तो पहले जानते हैं कि मृतजीवी पोषण क्या है। तो पोषण की वह विधि जिसमें जो जीव अपना भोजन ना मृत जंतुओं के शरीर से प्राप्त करेगा। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन का निर्माण मृत जंतुओं के शरीर से प्राप्त करेगा। मान लीजिए कि कवक बैक्टीरिया दिखिएगा, उस सबके जानवर वगैरह मर जाएगा तो उसमें जाएगा, उसमें से मारे कीड़ा वगैरह रह जाएगा, उसमें से अपना भोजन का निर्माण कर रहा है। मरा हुआ शरीर से आदमी, मरा हुआ आदमी के शरीर से, मरा हुआ जानवर के शरीर से, मरा हुआ गाय भैंस के शरीर से करता है कि नहीं करता है? तो अपना भोजन का शरीर ना मृत जंतुओं के शरीर से प्राप्त करता है अपना भोजन, उसे कहते हैं मृतजीवी पोषण। क्या कहते हैं सर? मृतजीवी पोषण। तो पोषण की वह विधि जिसमें जो जीव होता है अपना भोजन मृत जंतुओं के शरीर से प्राप्त करता है। किससे प्राप्त करता है? मृत जंतुओं के शरीर से प्राप्त करता है, उसे मृतजीवी पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? मृतजीवी पोषण। अब अगला है परजीवी। क्या है? परजीवी। तो पोषण की वह विधि जिसमें जीव ना अपना भोजन एक दूसरे पर अस्थायी रूप से करता है, मतलब एक दूसरे से अस्थायी रूप पर निर्भर रहता है। अपना जीव का जो निर्माण होता है ना, भोजन का निर्माण एक दूसरे पर अस्थायी रूप से करता है। देखते हैं कि पोषण की वह विधि जिसके द्वारा जीव अपना भोजन
मृत जंतुओं के शरीर और पौधों के शरीर से प्राप्त करता है, उसे मृतजीवी पोषण कहते हैं। मृत जंतुओं और पौधों के शरीर से प्राप्त करता है, उसे मृतजीवी पोषण कहते हैं। जैसे कवक, क्या हो जाएगा? कवक। परजीवी आइए, तो परजीवी क्या है? परपोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन दूसरे जीव के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर करता है। जैसे में आइए, अमरबेल, गोल कृमि, टेपवर्म, ये सब है ना। टेपवर्म में जो है अस्थायी या अस्थायी रूप से परपोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन, परपोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन दूसरे जीव के शरीर में अस्थायी या अस्थायी रूप से, किस रूप से? अस्थायी या अस्थायी रूप से करता है। ये टेपवर्म है ना, इस शरीर के अंदर होता है, शरीर के अंदर अस्थायी या अस्थायी रूप से ना हमारे शरीर से भोजन प्राप्त कर रहा है, उसी को कहते हैं परजीवी। क्या कहते हैं? परजीवी। तो पोषण के क्या बोल रहे हैं कि परपोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन दूसरे जीव के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप से करते हैं, अस्थायी या अस्थायी रूप से करते हैं, उसे परजीवी कहते हैं। क्या कहते हैं? परजीवी कहते हैं। ठीक है, जैसे अमरबेल, गोल कृमि, टेपवर्म इत्यादि इसका उदाहरण है। अब परजीवी के प्रकार पूछेगा था, किसका प्रकार? परजीवी क्या है? पहले इससे पढ़ने से पहले हम परजीवी के पढ़ देते हैं। पोषक तत्व, इसको तो पहले ये पढ़ना था। देखिए, पोषक तत्व पहले पढ़ लेते हैं। तो पोषक तत्व वैसा तत्व है जो, वैसा तत्व कहते हैं जिसमें जीवों के शरीर में ऊर्जा की प्राप्ति होती है और शरीर की जरूरतों को पूरा करती है। देखिए, पोषक तत्व वैसे तत्वों कहते हैं जिसमें शरीर में ऊर्जा की प्राप्ति होती है और शरीर की जरूरतों को पूरा करती है। अब सर जी कहेगा कि सर जी कैसन जरूरत को पूरा करेगा? देखिए, मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हुआ, हड्डी वगैरह टूट गया। अब हड्डी वगैरह टूट गया, दाल भात चोखा खाए से हड्डी वगैरह थोड़ा सा होगा, उसमें डॉक्टर देता है कि ये दवाई खाइए, दोनों टाइम सुइया लीजिए, देता है कि नहीं? सुई वगैरह क्यों देता है सर? तो सुई वगैरह देता है ना कि उसके शरीर में जो ऊर्जा की जरूरत है, शरीर में जरूरत ऊर्जा है उसको पूरा करेगा। मान लीजिए किसी का तबियत खराब है, भर में नीमक रोटी खा रहा है, जिएगा नहीं। डॉक्टर भी जाएगा सबसे पहले, डॉक्टर साहब देखो ना तबियत खराब, बुखार चेक करेंगे, डॉक्टर साहब सुई लगाएंगे, दवा देंगे। दवा क्यों देते हैं? कि शरीर में ये ऊर्जा की कमी हो गया तो तबियत खराब हो गया, तो शरीर में देता है कि आपका जो ऊर्जा है वो बना हुआ रहे। एक्सीडेंट हुए तो हड्डी जो टूटा, हड्डी मान लीजिए यहाँ से टूट गया किसी का, तो इसको जुड़ने के लिए क्या प्लास्टर करता है ना डॉक्टर, तो प्लास्टर करता है ताकि इस दवाई खाने के लिए, ये दवा खाइए, वो दवा खाइए, दवाई वगैरह खाने के लिए देता है ताकि क्या हो जाए, हड्डी पुनः जुट जाए। वही शरीर जितना शरीर में जरूरत पड़ता है ना उसको पूरा करता है। तो पोषक तत्व वैसा तत्व कहते हैं जिसमें शरीर की ऊर्जा की प्राप्ति होती है और उसके जरूरतों को पूरा करती है, उसी को कहते हैं पोषक तत्व। अभी परजीवी पढ़े हैं कि परजीवी क्या है? प्रपोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करेगा? तो दूसरे जीव के शरीर में अस्थायी या अस्थायी रूप से, किस रूप में? अस्थायी या अस्थायी रूप से प्राप्त करेगा, उसी को कहते हैं परजीवी। क्या कहते हैं? परजीवी। परजीवी के दो प्रकार होता है। क्या गो प्रकार? दो प्रकार होते हैं। एगो बाह्य परजीवी, एगो अंतः परजीवी। एगो अंतः परजीवी, एगो बाह्य परजीवी। कहेगा सर जी बाह्य परजीवी अंतः परजीवी होता क्या है? बताते हैं। तो परजीवी का वह विधि, चाहे परजीवी का वह प्रकार, कुछ बोल सकते हैं कि प्रपोषण की वह विधि जिसमें क्या होता है, जिसमें जो जीव जो होता है ना, अगर शरीर में जिसमें जीव जो अपना भोजन शरीर के बाहर से प्राप्त करेगा उसे बाह्य परजीवी। जैसे कैसे सर जी? बाहर से कौन प्राप्त करेगा? मच्छर को देखिएगा, बाहर से खून में चूसता है, अपन सबके सुतेगा रात में तो 4-5 को बैठे खून चूस रहा है कि नहीं चूस रहा है? तो बाहर से जो भोजन प्राप्त करेगा शरीर से उसे बाह्य परजीवी। और सर जी शरीर के अंदर से कैसे प्राप्त करेगा? तो जो शरीर के अंदर से प्राप्त करेगा उसे अंतः परजीवी। और सर जी तो शरीर के अंदर से कौन प्राप्त करेगा? तो शरीर के अंदर से आप सुने होंगे जोंक का नाम, शरीर के अंदर में जो पेट में होता है जोंक, उस शरीर के बाहर से आता है कि लाओ तो शरीर के बाहर से भोजन खाएंगे, शरीर के अंदर से ना भोजन करता है। तो शरीर के अंदर से भोजन करेगा तो अंतः परजीवी, और शरीर के बाहर से भोजन प्राप्त करेगा तो क्या हो जाएगा? तो बाह्य परजीवी। वही इसका परिभाषा है कि परजीवी की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन शरीर के अंदर से प्राप्त करता है उसे अंतः परजीवी कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतः परजीवी। जैसे जोंक है, गोल कृमि,
टेपवर्म, हुकवर्म इत्यादि। ये सब जो होता है शरीर के अंदर होता है। अब आइए बाह्य परजीवी। तो क्या होता है कि प्रपोषण की वह विधि जिसमें परजीवी की वह विधि जिसमें अपना भोजन का निर्माण शरीर के बाहर से प्राप्त करता है। तो परजीवी की वह विधि जिसमें जो जीव होता है ना, अपना भोजन का निर्माण शरीर के बाहर से करेगा, उसे बाह्य परजीवी कहते हैं। बाहर से कौन करेगा? जू। जू मतलब ये नहीं होता है ढीलवा, जिसको ढील बोलते हैं अपने भाषा में। तो जू जो होता है शरीर में, तो शरीर के अंदर से कहता है कि अंदर से थोड़ा खून चूस रहे हैं, बाहर से न खाता है। तो बाहर से खाएगा तो बाह्य परजीवी। मच्छरवा को आते हैं, चट चट घींचते हैं, ऐसे आता से पटक से घींच दिए, आता है पटक से घींच दिए। घींच रहे हैं तो शरीर के बाहर से घींच रहे हैं कि अंदर से? तो बाहर से। जोक नहीं होगा। अच्छा जोक, जोक कौन जोक? तो पानी वाला जोक, वो जोक नहीं। गंदा पानी में जाइएगा तो भैंस के उसके शरीर में नहीं पस जाता है, नीमक छिड़ते बचपन में कि बाहर निकले जोकवा, वो लंबा से घिंचाता है ऐसे, वो जोक हो गया, ठीक है ना। ई जोक का वो जोक बाहर है, ये जोक जो शरीर के अंदर होता है, ठीक है ना। ये जो बाहर होता है पानी वाला जोक, देखिए ब्रैकेट में दिया हुआ है पानी वाला जोक, इसलिए दे दिए है। अगला है मक्खी। मक्खी सब होता है ना शरीर के बाहर से ना, आता है खाना भिन भिन लगता है, मारे मक्खिया के तो मर जाए, है कि नहीं। तो बाहर से प्राप्त करेगा तो वो बाह्य परजीवी। एगो लास्ट बच गया है, पोषण के क्या गो प्रकार था? 3 गो। क्या गो बताए? 2 गो। क्या बताए? पहले था मृतजीवी, दूसरा था परजीवी। परजीवी के बारे में पूरा डिटेल बता दिए। एक बच गया प्राणी संपोषी। क्या बच गया है? प्राणी संपोषी। तो पोषण की वह विधि जिसमें जो जीव अपना भोजन न ठोस या तरल रूप में करता है। किस रूप में? ठोस या तरल रूप में करता है, उसी को बोलते हैं प्राणी संपोषी। देखते हैं वो पीछे होगा, देख लीजिए। प्राणी संपोषी है तो क्या है प्राणी संपोषी? तो प्रपोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन ठोस ठोस या तरल रूप में जंतुओं के शरीर से प्राप्त ग्रहण या करता है, उसे क्या कहते हैं? प्राणी संपोषी। तो प्रपोषण की वह विधि जिसमें जो जीव अपना भोजन ना ठोस या तरल रूप में, किस रूप में? ठोस या तरल रूप में दूसरे जीव के शरीर से प्राप्त करता है, उसी को कहते हैं प्राणी संपोषी। क्या कहते हैं? प्राणी संपोषी। अब से बहुत बार पूछता है कि पोषी क्या है, पोषी क्या है। तो पोषी क्या है जान लेते हैं। तो जिस जीव के शरीर से परजीवी अपना भोजन प्राप्त करता है उसे पोषी कहते हैं। क्या कहते हैं? पोषी। जिस जीव के शरीर से परजीवी अपना भोजन प्राप्त करेगा, अब कोई जीव है ना ओकरा शरीर से ना परजीवी अपना भोजन प्राप्त करेगा ना, उसे कहते हैं पोषी। क्या कहते हैं? पोषी। तो पोषी समझ में आया? आ गया। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ एग्जाम में है कि कहेगा ना कि जीवों के लिए पोषण क्यों अनिवार्य है। इसमें था पोषण में सर जी कहेगा कि सर जी पोषण उषण पढ़ लिए, अब पोषण से होता क्या है। तो देखिए क्वेश्चन पूछा था कि जीवों के लिए पोषण की आवश्यकता क्यों होती है, आप भोजन क्यों करते हैं? पेट भरने के लिए कि पेट भर जाए सूत रहे, अलग भोजन ग्रहण करते हैं? बताइएगा कि भोजन ग्रहण आप क्या करते हैं, पहले आप लोग कमेंट करिएगा कि भोजन ग्रहण क्या करते हैं। तो खा लिए पेट भर लिए तो हो गया कि पेट भर गया, भोजन कर लिए, अलग भोजन करते हैं? तो नहीं सर। तो कहेगा कि सर, कोई कहेगा कि सर जिंदा रहने के लिए भोजन करते हैं, तो जिंदा रहने के लिए तो सब जिंदा रह रहे हैं, भोजन कर रहे हैं। तो नहीं सर। देखिए तो पोषण के जीवों के शरीर में पोषण की आवश्यकता इसलिए होती है कि उनके शरीर में ऊर्जा की प्राप्ति हो। ऊर्जा रहेगा तब ना कहेंगे कि 4 घंटा पढ़ेंगे तो 4 घंटा पढ़ेंगे, 6 घंटा पढ़ेंगे तो 6 घंटा पढ़ेंगे। हम कहेंगे क्या महामैराथन लेंगे 12 घंटा के, शरीर में ऊर्जा रहेगा तब ना, ऊर्जा रहेगा तब ना हम 12 घंटा क्लास ले सकते हैं, चाहे 10 घंटा के, चाहे जितना घंटा के। तो वही बोल रहा है कि जीवों के लिए पोषण की आवश्यकता इसीलिए होती है। तो क्यों होती है सर? तो इसीलिए होती है क्योंकि पोषण की क्रिया से जीवों के शरीर में ऊर्जा की प्राप्ति होती है और ऊर्जा सभी जीवों के लिए अनिवार्य होता है। बिल्कुल सही बात है। क्या बोला है कि जीवों में पोषण की आवश्यकता इसलिए होती है कि पोषण की क्रिया से जीवों के शरीर में क्या प्राप्त होता है? ऊर्जा होता है। पोषण की क्रिया से शरीर के जीवों में ऊर्जा की प्राप्ति होता है। ऊर्जा कहला, अच्छा ऊर्जा की प्राप्ति होता है तो उससे क्या कर सकते हैं? तो ऊर्जा के सभी जीवों के लिए अनिवार्य होता है। ऊर्जा क्या होता है? सभी जीवों के लिए अनिवार्य। तो काहे अनिवार्य होता है? ऊर्जा रहेगा तो ना मान लीजिए कि कोई पढ़ाई लिखाई में काम करेगा। अब कोई मजदूर है, देखिए अब मजदूर वगैरह है, अगर उसको खाना बढ़िया से मिलेगा ना तभी वो काम कर पाएगा सर। अगर उसको एनर्जी शरीर में नहीं रहेगा ना तो काम नहीं कर पाएगा। जो भर दिन यहाँ पर कथी बोलते हैं उसको, ईटा बालू ढोता है गिट्टी मूड़ी पर रख कर, वो ढोता है सर,
कब होता है? जब शरीर में उसका एनर्जी रहता है तब हो पाता है। तो जीवों के लिए पोषण इसलिए अनिवार्य है, उसके शरीर में ऊर्जा मिले, ऊर्जा रहेगा तभी हम कोई काम कर सकते हैं। आज की सेशन में हम पूरा पढ़ लिए, पोषण के बारे में जितना था सब पूरा पढ़ लिए। कल अगले क्लास में हो सकता है प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ेंगे। तो पोषण के बारे में बहुत डिटेल से बहुत अच्छा से पढ़ लिए। जाके वीडियो के कम से कम 2 बार देखिएगा बढ़िया से। जो 2027 में सचमुच में चाहते हैं कि हम अच्छा नंबर लाए तो पूरा शुरू से देखिएगा। हम लोग फ्री में पढ़ाते हैं, ना कि कोई मास्टर कहेगा ऐप डाउनलोड करो पैसा डालो, वैसा काम अभी नहीं कर रहे हैं। पूरा फ्री में इतना अच्छा। देखिए ये हैंड रिटन नोट्स है, समझ लीजिए कि हैंड रिटन नोट्स की तरह पढ़ाते हैं। इतना बढ़िया कंटेंट की तरह पढ़ाएंगे ना कि 2027 में ना अगर थोड़ा सा दिमाग लगा के पढ़ लीजिएगा ना तो 450 प्लस ना कोई बड़ा बात नहीं है। ऐसा ही 450 प्लस आ जाएगा। लेकिन अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिएगा। और जाते जाते अपना कमेंट करिएगा कि कैसा लगा आज का वीडियो। कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि आप लोग कमेंट करते हैं हम लोग के मनोबल बढ़ता है कि हम लोग कोई पढ़ा रहे हैं तो कमेंट कर रहा है। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए आज के लिए इतना ही।